Hello everyone, welcome to Dronacharya IAS, and today we are going to discuss some of the very important current affairs from the Hindu newspaper. आइए शुरू करते हैं discussion. The very first article here relates to the PM Vishwakarma scheme. Okay, so to understand this article, we must first understand what is PM Vishwakarma scheme. PM विश्वकर्मा स्कीम इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम. इसका मतलब क्या है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब क्या होता है कि पूरा का पूरा जो पैसा है, फंडिंग है इस स्कीम को चलाने के लिए, ये सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ही आता है, राइट? तो सारा का सारा जो फंड है इसमें वो कहां से आएगा? सेंटर से आएगा. एंड दूसरी जो टाइप ऑफ स्कीम होती है वो होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, जिसमें ऑन एन एवरेज 60-40 रेशो देखा जाता है बिटवीन दी स्टेट्स. एंड अगर हिमालयन स्टेट्स की बात करें, हिली स्टेट्स की बात करें, नॉर्थ ईस्टर्न की बात करें तो 90:10 रहता है. लेकिन दिस इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम. ओके, हमने ये तो समझ लिया कि ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, लेकिन इसमें यह समझने की भी जरूरत हमें पड़ेगी कि विश्वकर्मा स्कीम कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जिनको टारगेट करता है. तो जो आर्टिजन्स होते हैं, आर्टिजन्स या फिर क्राफ्ट्स पर्सन, उनको ये टारगेट करता है. टारगेट फॉर देयर डेवलपमेंट, फॉर देयर ट्रेनिंग, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए ये स्कीम चलाई गई है. आर्टिजन्स एंड क्राफ्ट्स पर्सन्स लाइक गोल्ड स्मिथ हैं, ब्लैक स्मिथ हैं, कारपेंटर्स हैं, वेरियस कैटेगरीज आर प्रेजेंट हियर, राइट? तो इसमें इनकी डेवलपमेंट के लिए ये स्कीम लाई गई थी, इनकी ट्रेनिंग के लिए ये स्कीम लॉन्च करी गई थी, राइट? सो इट वाज लॉन्च्ड इन द सेशन ऑफ 2023-24 एंड इट विल बी कंटिन्यूइंग टिल 2027-2028, राइट? इसके बाद ये मोस्ट प्रोबेबली इसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल इसका जो सत्र है, जो इसका टाइम फ्रेम है, वो यही है. अब ये पीएम विश्वकर्मा स्कीम हेल्प कैसे करती है? इसमें सबसे पहला पॉइंट तो होगा कि रिकॉग्नाइज किया जाएगा, डिफरेंट क्राफ्ट्स पर्सन को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, प्लस उनको एक आईडी कार्ड भी दिया जाएगा. इसके बाद उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी. ट्रेनिंग दो तरीके की हो सकती है. एक नॉर्मल ट्रेनिंग दैट विल कंटिन्यू टिल 5 to 7 days, एंड अगर हम एडवांस्ड ट्रेनिंग की बात करते हैं तो इट माइट कंटिन्यू टिल 15 days, राइट? इस ट्रेनिंग के ड्यूरिंग इनको स्टाइपेंड दिया जाएगा, पैसा दिया जाएगा, दैट विल बी 500 rupees पर डे. दिस इज 500 rupees पर डे की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, साथ में इनको स्टाइपेंड भी मिलेगा. नेक्स्ट इसमें एक प्रोविजन देखने को मिला है, दैट इज लोन, एंड दिस विल बी कोलेट्रल फ्री लोन इनको देखने को मिलेगा. 2 फेजेस में लोन दिया जा सकता है. दैट इज पहले जो स्टांस है, पहले जो उनका चांस है उसमें उनको मिलेगा 1 लाख, दूसरे में मिलेगा 2 लाख, राइट? तो इन टोटल अप टू 3 लाख इनको पैसा यहां पर दिया जा सकता है, लोन दिया जा सकता है ऑन द रेट ऑफ 5%, ठीक है? ये यहां पे इसमें कैटेगरी हमें देखने को मिलती है, राइट? तो मिनिमम एज इसमें कितनी है किसी को भी इसमें रजिस्टर कराने के लिए? दैट इज 18 years. 18 years मिनिमम रिक्वायरमेंट है एज की. किसी को भी अगर इस स्कीम के बेनिफिट लेने हैं तो इसमें इनको ट्रेनिंग दी जाएगी, स्टाइपेंड दिया जाता है. प्लस एक और इसमें कंसेप्ट हमने यहां पर डिस्कस करना है कि इनको 1500 rupees के ई वाउचर दिए जाएंगे फॉर बाइंग दी टूल किट. अब आपको लगेगा डायरेक्टली पैसा दे दें, पैसा देने की वजह से हो सकता है कि वो अपने जो स्किल है उसमें इन्वेस्ट ना करें, बल्कि किस में इन्वेस्ट करें, ये 1500 उसमें किसी दूसरे पर्पस में यूज कर लें. सो दैट इज वाई ई वाउचर्स दिए जाएंगे, ताकि उससे ये सिर्फ और सिर्फ क्या खरीद सके? टूल किट खरीद सके, राइट? तो दिस स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. नोडल जो मिनिस्ट्री है वो ये रहेगी, एंड इंप्लीमेंटेशन में MSME की मिनिस्ट्री प्लस स्किल डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री एंड सम पार्ट विल बी प्लेड बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री एज वेल. सो दीज विल बी इंप्लीमेंटिंग इट. नोडल एजेंसी कौन होगी? यही, राइट? तो उद्यम पोर्टल पर यहां पर रजिस्टर कर सकते हैं. अगर हम विलेजेस की बात करें तो जो कॉमन कम्युनिटी सेंटर्स होते हैं, CCS जिनको हम बोलते हैं, वहां जाकर कोई भी अपने आप को रजिस्टर करवा सकता है जो इस कैटेगरी में फॉल करता है. 18 years की मिनिमम एज होनी चाहिए, एंड दे कैन आइडेंटिफाई देमसेल्व्स एज आर्टिजन्स एंड क्राफ्ट्स पर्सन, एंड उनको यहां पर फिर ट्रेनिंग भी दी जा सकती है.
राइट ये है पीएम विश्वकर्मा स्कीम। लेकिन अब इसमें आर्टिकल में क्या है, वैसे आर्टिकल हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये तमिलनाडु गवर्नमेंट की तरफ से इसका एक ऑल्टरनेटिव दिया गया है। आपसे यूपीएससी में पूछना बहुत ही कम चांसेस हैं बिकॉज ये स्टेट स्पेसिफिक करंट अफेयर हो गया। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या था, पीएम विश्वकर्मा स्कीम। तो यहां पर तमिलनाडु स्टेट ने एक इसके ऑल्टरनेटिव में कलैगनार कवैनई थिट्टम, ये जो नई एक स्कीम है उन्होंने लॉन्च करी है। उनका इसमें क्या कहना है कि जो सेंटर की तरफ से सेंट्रल सेक्टर जो स्कीम है उसकी फॉर्म में जो स्कीम लागू करी गई है पीएम विश्वकर्मा स्कीम, इसमें हमें देखने को मिल रहा है कि एक कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन को क्या कर रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं, कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन को ही प्रमोट करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से जो कास्ट रिस्ट्रिक्शंस हैं वो एविडेंट होंगी एंड उनको जो कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी है उसको कभी भी लूज नहीं कर पाएंगे। साथ में इन्होंने ये भी बोला है इस आर्टिकल में कि वी हैव रिक्वेस्टेड इन प्रीवियस टाइम्स वी हैव रिक्वेस्टेड सेंट्रल गवर्नमेंट कि आप जो ये मिनिमम एज का जो लिमिट है 18 साल को हटा के इसको 35 कर दो, बिकॉज वी डू नॉट वांट द यंगस्टर्स टू फॉलो देयर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन और टू फॉलो देयर कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन। व्हाट डू वी वांट इज कि अगर मान लो किसी ने स्कूल ड्रॉप कर भी दिया है तो उसको वापस स्कूल एनरोलमेंट में या हायर एजुकेशन की तरफ उसको लाने के लिए कोशिश की जानी चाहिए। यूथ में लर्निंग स्टेम जो स्किल्स हैं, साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिक्स, ये जो सिखाने की जो उम्र है यहाँ पर इनको दोबारा से हायर एजुकेशन की तरफ लाना चाहिए। उनकी दूसरी स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स जो कि आईटी स्किल्स हैं, उनको इंप्रूव करने पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। एंड इफ द पर्सन till 35 is not able to attain those skills or not able to attain that higher education, after 35 they can pursue this scheme and यहाँ से फिर उनको हेल्प मिल सकती है ट्रेनिंग में, अपग्रेडेशन ऑफ दी स्किल्स में, राइट। साथ में इन्होंने बोला है कि उसके बाद ही यहाँ पर जो ये विश्वकर्मा स्कीम है उसमें ऑब्वियसली मार्केटिंग में भी हेल्प करेंगे। साथ ही साथ अगर वो डिजिटल पेमेंट में मतलब डिजिटल ट्रांजेक्शंस करते हैं तो जैसे कि हर 1 रुपए की ट्रांजेक्शन पे उनको कुछ ना कुछ पैसा हर डिजिटल ट्रांजेक्शन पे, मतलब दिन के अगर वो 100 ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उनको दिन का 100 रुपए मिलेगा, राइट। तो ये जो सारे स्कीम्स हैं ये कह रहे हैं कि ये एक इंसेंटिव बन सकते हैं यूथ के लिए, जिसकी वजह से वो उनका जो मेन फोकस होना चाहिए दैट इज ऑन दी हायर एजुकेशन, वो वहां से स्थगित हो सकते हैं, वहां से वो हट सकते हैं, डाइवर्ट हो सकते हैं। सो द मेन फोकस शुड बी ब्रिंगिंग दीज ऑक्यूपेशनल बेस्ड जो फैमिलीज हैं, जो कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन फैमिलीज हैं, उनको वहां से हटा के दे शुड बी इन्वॉल्व इन द मेन स्ट्रीम, दे शुड बी इन्वॉल्व इन द टेक्निकल जॉब्स एंड इफ स्टिल दे वांट टू परस्यू इट दे कैन परस्यू इट आफ्टर 35 इयर्स ऑफ एज। ये कहना है तमिलनाडु स्टेट का दैट हम कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन एंड कास्ट बेस्ड आइडेंटिटीज को यहाँ पर अब नहीं आगे बढ़ाना चाहते, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इसको प्रमोट कर रही है। बट हियर व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू इज पीएम विश्वकर्मा स्कीम। विश्वकर्मा क्या है, कर्म मतलब काम, काम एज इन यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर, you can memorize from it from here कि यहाँ पर जो भी आर्टिजन्स हैं, जो क्राफ्ट्स पर्सन है, उनके लिए ये फोकस करी गई है स्कीम। सेंट्रल सेक्टर है, एमएसएमई की जो मिनिस्ट्री है वहाँ से ये नोडल एजेंसी उन्होंने इंप्लीमेंट करनी है। साथ में इसमें ये जो फुली फंडेड सेंटर की तरफ से रहेगा, साथ में इसमें रजिस्ट्रेशन होगा, इसमें आईडीज दी जाएंगी, प्लस इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी, स्टाइपेंड दिया जाएगा, कोलेट्रल फ्री लोन दिया जाएगा, प्लस इसमें मार्केटिंग में हेल्प किया जाएगा एंड साथ में ई वाउचर्स, टूल किट्स, हर चीज़ में इनको हेल्प की जाएगी फॉर स्टार्टिंग देयर बिजनेस, फॉर स्टार्टिंग देयर जॉब्स, राइट। सो दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। डायरेक्टली आपसे पूछी जा सकती है कि जो ये स्कीम है ये किस चीज से रिलेटेड है, तो ये क्राफ्ट्स पर्सन से रिलेटेड है, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल नाउ। Okay, just a second. Yes, this article is also very important. Let's discuss it. It says IMEC, India, Middle East, European Economic Corridor, India, Middle East, Europe Economic Corridor work on the track despite conflict, says Mishri ahead of PM's Saudi trip. Now PM is supposed to visit Saudi Arabia, right? He has visited previously also 2019, 2016 में भी visit किया है उन्होंने. Now again he is visiting Saudi Arabia. So उससे पहले because Saudi Arabia is also the part of this corridor, तो हमें यहाँ पर समझने की जरूरत है कि जो IMEC है, IMEC क्या है? ये एक कॉरिडोर है जो कि मल्टी मोड ट्रांसपोर्ट को सपोर्ट करेगा, मल्टी मोड ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी में हेल्प करने वाला है, मल्टी मोड ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी में ये बूस्ट करने वाला है, जिसकी वजह से
ट्रेड बढ़ेगी, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। अब ये कैसे बढ़ेगी, क्या है क्या ये एक मल्टी मोड ट्रांसपोर्ट है, ये एक कॉरिडोर बनाया जाएगा जो कि ट्रेड रूट की तरह से हम इसको देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें दो कॉरिडोर्स हमें देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम यहां बात करें ईस्टर्न कॉरिडोर की, तो ईस्टर्न कॉरिडोर कौन सा है, जो इंडिया को लिंक करेगा गल्फ के साथ, पर्शियन गल्फ के साथ। देन दूसरा है नॉर्दर्न कॉरिडोर की अगर हम बात करें तो इट विल कनेक्ट गल्फ टू यूरोप। सो इसके बीच में जितनी भी कंट्रीज आएंगी दे विल बी पार्ट ऑफ दिस कॉरिडोर एंड इट इज गोइंग टू हेल्प टू बिल्ड अ ट्रेड कनेक्टिविटी विद यूरोप डायरेक्टली फ्रॉम द इंडिया टू द यूरोप. This is going to help in increasing trade, obviously. It is going to help in increase in the investment, definitely. And also it will help in bypassing Pakistan, because without going into the Pakistan, without needing the help of Pakistan, yeah, transshipment facility from Pakistan, we can access Europe directly. So this is going to be very, very important. Also, it is going to be an alternative to various countries with respect to BRI, that is Belt and Road Initiative of China. तो जब चाइना एज अ थ्रेट यहां पर हमें देखने को मिलता है इन द केस ऑफ ट्रेड रूट्स, BRI आप देख सकते हैं, स्ट्रिंग थ्योरी आप देख सकते हैं, पर्ल ऑफ स्ट्रिंग थ्योरी इन द ओशंस देख सकते हैं, CPEC देख सकते हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ऐसे कॉरिडोर्स यहाँ पर हमारी तरफ से भी अब मूट किए गए हैं एंड दिस कॉरिडोर वाज मूटेड इन दी G20 मीटिंग ऑफ 2023 में हमें ये मीटिंग देखने को मिली थी। वहाँ पर ये जो आइडिया है इसको बूस्ट किया गया, इसको मूट किया गया एंड वहीं पर ये साइन हो गया था। हालांकि बिकॉज आफ्टर अ फ्यू डेज ओनली इजराइल पैलेस्टीन में वॉर लाइक सिचुएशन डेवलप हो गई थी एंड जिसकी वजह से जो ग्राउंड वर्क रिक्वायर्ड था इस कॉरिडोर के डेवलपमेंट में उसमें बहुत डिले चल रहा है। हालांकि यहां से इंडिया की तरफ से ये कहना है कि इंडिया पैलेस्टीन के लिए अभी भी वही एक हमारा स्टैंस रहेगा जो हमेशा से रहा है। द सॉल्यूशन इज अ टू नेशन थ्योरी, टू नेशन सॉल्यूशन जो यहां पर हमें देखने को मिलेगा उसी के ऊपर काम किया जाना चाहिए। एंड ऑल्सो द इजराइल पैलेस्टीन इशू इज नॉट द मेजर कॉज बट येस इट हैज लेड टू द डिले इन द ग्राउंड वर्क। जो ग्राउंड वर्क होना है उसमें डेफिनेटली हमें सप्लाई में डेफिनेटली कुछ जो कमियां हैं वो देखने को मिलती हैं। नाउ स्पेशली इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी का काम है वो रहता है। नाउ दिस कॉरिडोर विल हैव इलेक्ट्रिक केबल थ्रू आउट, इट विल ऑल्सो हैव हाइड्रोजन पाइपलाइन एंड it will also have high speed data cable, हाई स्पीड डेटा कनेक्टिविटी, ये तीनों भी इसके पार्ट रहेंगे। यू शुड नॉट ओनली थिंक ये सिर्फ ट्रेड की कनेक्टिविटी को ही बूस्ट करेगा, इट इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प इन दी ग्रिड कनेक्टिविटी, दैट इज इलेक्ट्रिक केबल के थ्रू, हाइड्रोजन पाइपलाइन की भी कनेक्टिविटी इसमें हमें देखने को मिलेगी, साथ में हाई स्पीड डेटा भी इसमें हमें देखने को मिलेगा। इट इज अ मल्टी मोड ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट विच इज गोइंग टू कनेक्ट इंडिया वाया मिडल ईस्ट टू यूरोप। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन राइट इट स्ट्रेट अवे। इसी तरीके से साथ में इसमें मल्टी मोड ट्रांसपोर्ट में बार बार क्यों बोल रही हूं, क्योंकि इसमें शिप ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व है, इसमें रेल ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व है एंड इसमें रोड ट्रांसपोर्ट भी इन्वॉल्व है, राइट। सो यू मस्ट कीप दीज पॉइंट्स इन व्यू। दिस आर्टिकल एज इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहां पर सऊदी में जाना है, अब सऊदी ट्रिप पर जाना है, तो सऊदी अरेबिया इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस कॉरिडोर, सो दैट इज वाई इट हैज कम इन न्यूज। लेकिन आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है दैट इज IMEC। ये कब मूव किया गया था, ये G20 की मीटिंग जो न्यू दिल्ली में हुई थी 2023 में, उसमें इसको प्रपोज किया गया था, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा डिले हमें इसमें देखने को मिल रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द इजराइल पैलेस्टीन डिस्टर्बेंसेस कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ओके, जस्ट अ सेकेंड। Yes, this article is also very, very important. This is about the Odisha farmer who has gotten his paddy seed registered under the PPVFR Act. Let's discuss this article in detail. This is going to help you in
GS पेपर 3 एग्रीकल्चर एंड ऑल्सो दी IPR, राइट? साइंस एंड टेक में IPR इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो व्हाट इज द इशू है, व्हाट इज दिस आर्टिकल इज डिस्कसिंग अबाउट कि यहाँ पर एक उड़ीसा के फार्मर थे जिन्होंने अपनी एक वैरायटी दैट इज क्योंझार कालाचंपा, दैट इज अ पैडी सीड वैरायटी, हाई यील्डिंग वैरायटी है, पेस्ट रेजिस्टेंट है. तो यहाँ पर ये वैरायटी उन्होंने ट्रेडिशनली वो डेवलप करी थी एंड उसको यहाँ पर रजिस्टर करवाया था अंडर द एक्ट PPVFRA, दैट इज प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट अथॉरिटी. इसके अंडर ये इसको रजिस्टर कराया था, राइट. देन कोविड-19 के बाद जब उनकी डेथ हुई तो यहाँ पर वो जो रजिस्ट्रेशन है वो ट्रांसफर हो गई उनके बेटे के नाम पर. नाउ दी ओडिशा गवर्नमेंट हैज गेन्ड द कमर्शियलाइजेशन जो सीड का हुआ है उसकी वजह से उनको बहुत ही प्रॉफिट गेन हुआ है, प्रॉफिट मिला है उनको. तो नाउ दिस फार्मर इज आस्किंग फॉर द शेयर इन द प्रॉफिट. वो चाह रहे हैं कि क्योंकि ये हमारे नाम से रजिस्टर हुआ है अंडर दिस एक्ट, सो नाउ वी वांट कि जितना भी कमर्शियल फायदा आपको हुआ है स्टेट को वो पास ऑन किया जाना चाहिए टू द एक्चुअल बेनिफिशियरी, दैट इज दिस फार्मर, राइट. तो ये स्टेट स्पेसिफिक है, यस ऑब्वियसली, बट यहाँ पे आपको ये इंपॉर्टेंट क्या देखने को मिलेगा, दैट इज प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट अथॉरिटी PPVFRA. ये क्या करती है, इसका ये क्वाजी जुडिशियल बॉडी है फर्स्ट ऑफ ऑल. दूसरा, ये 2001 में एक्ट के थ्रू बनाई गई थी बिकॉज वी हैव जॉइंड WTO बाय देन एंड वी हैव ऑल्सो साइंड ट्रिप्स दैट सिग्निफाइज दैट प्रोटेक्ट्स द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. तो जहां पर 2001 में ये लॉन्च करी गई फॉर इंट्रोड्यूसिंग IPR इन द एग्रीकल्चर सेक्टर. एग्रीकल्चर में ये फार्मर की राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए इंट्रोड्यूस की गई थी. इसके मेन 3 जो डिसिप्लिन है, मेन जो 3 तरीके हैं जिसकी वजह से ये इनको रोकेगी, इनके जो फार्मर राइट को इनको प्रोटेक्ट करेगी, वो किस फॉर्म में प्रोटेक्ट करती है. सबसे पहले तो जो ऐसे फार्मर्स हैं जो ब्रीडर्स हैं उनको सबसे पहले यहां पर रिकॉग्नाइज किया जाएगा. दे विल रिकॉग्नाइज द ब्रीडर फार्मर्स एंड जो सीड को ये ब्रीड कर रहे हैं, जो सीड को ये प्रोटेक्ट करे, उसको भी यहां पर रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा, रजिस्ट्रेशन मिलेगा. दूसरे नंबर पर है कि जो भी यहां पर ट्रेडिशनल जो सीड सेविंग प्रैक्टिस चलती आई है उसको भी यहां पर प्रमोट किया जाएगा. जो भी प्रोटेक्ट करते हैं इस ट्रेडिशनल प्रैक्टिस को फॉर प्रोमोटिंग दी ट्रेडिशनल सीड सेविंग प्रैक्टिस, उनको भी यहां पर रिकॉग्नाइज किया जाएगा. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसमें ये वाला केस फॉल करता है, दैट इज प्रोटेक्टिंग द जेनेटिक रिसोर्स, प्रोटेक्टिंग द जीन ऑफ द प्लांट ऑफ द सीड फॉर दी बेटर क्वालिटी, फॉर दी कमर्शलाइजेशन, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं. तो दैट इज वाई वी कैन से कि ये जो जेनेटिक रिसोर्स को प्रोटेक्शन में या सीड्स को प्रोटेक्ट करने में जो एक हेल्प होती है फार्मर की तरफ से, उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा प्लस रिवॉर्ड भी किया जाएगा. तो इस रिवॉर्ड के अंदर, इस कैटेगरी के अंदर इनके फादर ने ये रजिस्टर करवाया था एंड नाउ कमर्शलाइजेशन के बाद जो बेनिफिट मिला है तो इसके लिए वो रिवॉर्ड में यहां पर अपना शेयर मांग रहे हैं. तो ओडिशा गवर्नमेंट क्या कर रही है, ओडिशा गवर्नमेंट कुछ ऐसे सीड्स की वैरायटी को प्रोटेक्ट करना चाह रही है जो हेल्प कर सकते हैं इन द नियर फ्यूचर बिकॉज दीज आर हाई यील्डिंग वैरायटी. तो इन्होंने क्या किया है, एक सर्वे किया था ऑफ सीड जर्म प्लाज्म, जिसकी वजह से इन्होंने एक कैटलॉग बनाया था. लगभग 1070 पैडी वैरायटीज इन्होंने सेव करी थी एंड उसके बाद ओडिशा ने एक जीन बैंक यहां पर डेवलप किया है स्पेशली किसके लिए, फार्मर्स के लिए, स्पेशली सीड्स के लिए, क्रॉप प्लांट्स के लिए. ये वन ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव है इंडिया में, ताकि जो ट्रेडिशनल वैरायटीज हैं फार्मर से उनको कलेक्ट किया जा सके, उनको प्रिजर्व किया जा सके एंड इन फ्यूचर जैसे उनको यहां पर प्रोटेक्ट किया जा सके. इनको एक माइल्डली कंट्रोल्ड जो ह्यूमिडिटी कंट्रोल एंड टेम्परेचर कंट्रोल एक सिस्टम में यहां पर स्टोर करा जाता है ताकि वो 50 साल तक भी प्रिजर्व्ड रहे वो सीड, अदरवाइज वो खराब हो जाते हैं, राइट. तो यहां पर ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल था. हमें PPVFR से भी कुछ सीखने को मिला है डेफिनेटली इस आर्टिकल से, राइट. तो प्रोटेक्टिंग ऑफ दी जो फार्मर राइट है वो इसमें लाई करते हैं. तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो PPVFRA जो क्वाजी जुडिशियल बॉडी है वो फार्मर राइट को कैसे कैसे प्रोटेक्ट करती है, किन कैटेगरीज में प्रोटेक्ट करती है. नंबर 1 इज, सबसे पहले तो वो ब्रीडर हो सकते हैं या वो उनकी जो सीड्स है जो उन्होंने ब्रीड करे हैं उनको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. दूसरा जो है कि वो जो जीन प्रोटेक्शन, जेनेटिक रिसोर्सेज की प्रोटेक्शन कर रहे हैं तो उनको रिकॉग्नाइज करना है उन फार्मर्स को और उनको रिवॉर्ड भी देना है. साथ में जो सीड सेविंग की, ताकि अगले हार्वेस्ट में वही बीज यूज किए जा सके, वो जो प्रोटेक्शन, जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है उसको प्रोटेक्ट करना है. साथ में ये भी हो सकता है कि वो अपने
सीड्स को खुद ही यूज करें या जो पड़ोसी फार्मर है उसको भी कभी कभी ट्रेडिशनली दे दिए जाते थे। तो इस जो प्रैक्टिस है इसको सेव करके रखना है। ये इन केसेस में यहाँ पर जो उनकी आईपीआर एक्ट है, आईपीआर जो उनकी राइट है, उनको फार्मर्स राइट है, उनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। राइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल नाउ। This article talks about the Subansiri Dam, so we will discuss it very briefly. Subansiri as a river is very very important and this dam is also important. तो Subansiri Dam, ये नाम से ही वाजिब है यहाँ पर कि Subansiri Dam is located on the Subansiri River and it is a 2000 megawatt lower Subansiri hydroelectric project। ये hydroelectric project है, यहाँ पर एक gravity dam बनाया जाएगा। gravity dam क्या होता है? gravity dam कंक्रीट या सीमेंट से बनाया जाता है जो अपने वेट का इस्तेमाल करके प्रिवेंट करता है वाटर के पुश का, एक प्रेशर बनाता है अगेंस्ट द वाटर्स पुश एंड दैट इज व्हाई द नेम ग्रेविटी डैम। एंड यहाँ पर ये 2000 मेगावाट का एक जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है बनाया जा रहा है। एंड इसमें एक हमारे इंपॉर्टेंट जो बात है दैट इज सुबनसिरी। तो सुबनसिरी रिवर की अगर हम बात करते हैं तो ये तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है वाया मीरी हिल्स। What I'm talking about here is मीरी हिल्स। तो यहां से ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है एंड इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ अपर ब्रह्मपुत्रा रिवर। तो पहले एक बार पूछा जा चुका है कि अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी रिवर फ्लो करती हैं, तो उसमें आंसर में लोहित एंड सुबनसिरी आपको देखना था। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। सुबनसिरी रिवर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ये अभी न्यूज में है। और ये जो न्यूज है यह किस बारे में थी, क्योंकि यहाँ पर जो एक कमेटी बननी थी, एक अथॉरिटी बननी थी जो रिजर्वायर मैनेजमेंट अथॉरिटी बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, वो अभी उसको गठन नहीं किया गया है, उसको नहीं बनाया गया है, जिसकी वजह से ये जो प्रोजेक्ट है वो डिले होता जा रहा है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इसको हम और पोस्टपोन नहीं कर सकते, अब 2026 में नहीं जा सकते हैं, अभी उसको बनाने की जरूरत है, अभी वो कमेटी बनाई जाए ताकि हम इसकी रनिंग जो है वो शुरू कर दे। सो दिस वाज द मेन आर्टिकल। एक आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है फ्रॉम डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। दिस पेज हैज ऑल द आर्टिकल्स related to science. Here the most important article for you is role played by coenzymes in human food. This in general this article is very very deep, that is not very important for you as a whole, लेकिन यहाँ पर दो कुछ ऐसी definitions आपको देखने को मिलेंगी which can be asked to you directly। जैसे कि यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा enzymes। enzymes क्या होती हैं? enzymes are proteins। इसको आप बिल्कुल यहाँ पर ही याद कर लेना कि enzymes क्या होते हैं? proteins होते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी स्टेट सर्विसेज में या इवन यूपीएससी में एक स्टेटमेंट के फॉर्म में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि एंजाइम फैट्स हैं, एंजाइम लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं, एंजाइम एक आपसे पूछा जा सकता है ये शुगर है, कुछ भी आपको यहां पर कंफ्यूज करने के लिए दिया जा सकता है। सो यू मस्ट रिमेंबर एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं जो हेल्प करते हैं किसी भी रिएक्शन मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी को कैटलाइज करने में। कैटालिसिस क्या होते हैं कि दो इंसान काम कर रहे हैं, दो प्रोडक्ट्स यहां पर रिएक्शन कर रहे हैं, तो उनको बस सपोर्ट करना है विदाउट एक्चुअली पार्टिसिपेटिंग इनटू इट। कैटालिटिक एक्टिविटी होती है ऐसा मॉलिक्यूल जो सपोर्ट करता है, एनवायरमेंट क्रिएट करता है, लेकिन खुद उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है। सो हियर यू कैन से कैटलाइज रिएक्शन इन अ सेल मेकिंग मेटाबॉलिज्म एफिशिएंट। नाउ एंजाइम को फंक्शन करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगते हैं, कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर्स भी यहां पर रोल प्ले करते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाने में काम करेंगे। सबसे पहला यहां पर नाम हमें देखने को मिलेगा दैट इज कोएंजाइम। मेनी एंजाइम फॉर एफिशिएंट फंक्शनिंग, मेनी एंजाइम रिक्वायर सम मॉलिक्यूल्स एज कोफैक्टर्स, उनको हम क्या बोलते हैं? कोएंजाइम। कोएंजाइम क्या है? नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो एंजाइम के साथ बाइंड करेंगे और सपोर्ट करेंगे इसकी कैटालिटिक एक्टिविटी में। कोएंजाइम एंड एंजाइम में आपको डिफरेंस समझ में आ गया है अकॉर्डिंग टू मी व्हाट इट इज, ठीक है। कोएंजाइम इस आर्टिकल में क्या है, क्या बताया जा रहा है कि एक एंजाइम है, जैसे ए और बी की रिएक्शन होनी है। इफ यू गाइज रिमेंबर योर क्लास 10th, ए और बी की रिएक्शन होनी है और यहां पर सी प्रोडक्ट बनना है, तो यहां पर हम कुछ एक्स्ट्रा जैसे प्लैटिनम डाल देंगे तो दिस विल एक्ट एज अ कैटलिस्ट, राइट। हम पैलेडियम भी यहां पर कभी कभी यूज कर लेते थे। सो दिस इज कंप्लीट केमिस्ट्री, यू नीड नॉट टू डेल्व इनटू दिस पार्ट, बट व्हाट you must understand is इनका वैसे यहां पर कोई रिएक्शन नहीं होगा इनके साथ, but yes they will speed up this reaction to give this product,
ठीक है, यही काम है यहाँ पर एंजाइम का कि अगर मेटाबॉलिज्म हो रहा है, मान लो ए और बी प्रोडक्ट है, इनको रिएक्ट करके एनर्जी बनानी है, तो यहाँ पर एंजाइम विल रिएक्ट एंड इट विल एक्ट एज अ कैटलिस्ट, लेकिन ये इनके साथ इंडिविजुअली कोई रिएक्शन नहीं देगा, साथ में एंजाइम के साथ अटैच होके आएगा को एंजाइम को हेल्प करता है, एंजाइम खुद से रिएक्शन में हेल्प करती है, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती है, एंड को एंजाइम को हेल्प करती है ताकि ये इनकी हेल्प कर सके, सिंपल, राइट? सो दैट्स all for today's discussion. Like the video, share the video, subscribe the channel. Thank you. Have a nice day.